एक वीडियो फुल धमाल। ये है कार गुरु शो का कमाल। हाँ, यहाँ पर आपको मिलेगा Q3 का एक डिटेल्ड रिव्यू और साथ ही मिलेगा अपाचे RTR 200 का एक डिटेल्ड रिव्यू। मगर बात यही खत्म नहीं होगी, आपको बताना सिखाएंगे हम कि कैसे पहचाने आपकी कार E20 रेडी है या नहीं, और बात होगी एक्सरसाइज की, साथ ही लेटेस्ट न्यूज सब आपको मिलेगी। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आज कार गुरु शो के शुरुआत में सबसे पहले बात करते हैं Q3 के बारे में और फिर आपके साथ शेयर करेंगे प्रदीप अपाचे RTR 200 V4 के बारे में। हाँ, बड़ा सा नाम लेकिन गाड़ी कमाल की है। इंडिया का लग्जरी कार मार्केट ऑडी, BMW, मर्सिडीज के बगैर अधूरा है। मगर इस ऑडी Q3 में क्या खास है, सब समझ लेते हैं इसी वीडियो के हिस्से में। 4 छल्ले मिलते हैं, बड़ी मैसिव ग्रिल मिल रही है, सामने नीचे एडास के लिए रडार अवेलेबल है। यहाँ पर LED हेडलैम्प काफ़ी अच्छी रोशनी भी देते हैं, पार्किंग सेंसर्स भी सामने हिस्से पे मौजूद हैं और साइड में भी आपको मिल जाते हैं। लुक की बात आए तो ये सच बात है कि लग्जरी SUV ऐसी होनी चाहिए। हाँ, छोटा सा व्हील आज थोड़ा मर्ज हो जाता है कार की डिजाइनिंग के साथ, और इन 18 इंच के अलॉय व्हील्स के ऊपर आपको मिलते हैं 235/55 प्रोफाइल्स के टायर। हाँ, जिनकी रोड पर ग्रिप अच्छी है, अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, ORVM में इंडिकेटर मिलता है और सैडली कोई अराउंड व्यू कैमरे का प्रोविजन भी नहीं है। लेकिन ये डल एल्युमिनियम फिनिश रूफ रेल के साथ बड़ी प्यार से मर्ज होती है और गाड़ी को एक अच्छा फील, लुक और क्या कहते हैं उसे, सोफिस्टिकेशन, हाँ, सब एक साथ शामिल कर देती है। अरे पीछे से देखना है, अरे ऊपर डुअल पैनोरामिक सनरूफ, शार्क फिन एंटीना, स्पॉइलर, डिफॉगर, वाइपर, 4 छल्ले और यहाँ पर बैजिंग मिलती है 4TFSI क्वाट्रो की, यानी यह एक TFSI इंजन है जो कि क्वाट्रो के साथ आता है, यानी ऑल व्हील ड्राइव की सभी सहूलियत, वो भी ऑडी स्पेशलाइज। मगर बूट स्पेस की बात की जाए तो पावर टेलगेट मिल रहा है आपको और बड़ी जगह 40-20-40 3 हिस्सों में स्प्लिट होने वाली रियर सीट की वजह से आपको एक्स्ट्रा सामान रखने की जगह मिल जाती है। और नीचे मिल रहा है आपको एक स्पेयर व्हील, यानी कोई कमी नहीं। आप यहाँ पर 2 मीडियम साइज के सूटकेस, 3 छोटे साइज के डफल बैग के साथ जर्नी कर सकते हैं। आइए मेरे साथ। ऑडी Q3 क्वाट्रो इंटीरियर क्वालिटी वाइज बेहतरीन सॉफ्ट मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है, अच्छा लग रहा है देखने में। यहाँ पर आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम काफ़ी अच्छी क्वालिटी का और साउंड भी बहुत बेहतरीन प्रोवाइड करता है, जबकि आपको यहाँ पर डिजिटल कॉकपिट जो मिल रहा है रियली वेरी इंफॉर्मेटिव, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। स्टीयरिंग व्हील अच्छा है, बिल्कुल गोल है। यहाँ पर आपको कंट्रोल्स वॉल्यूम के मिलते हैं, जबकि इस तरफ आपको कंट्रोल्स मिलते हैं डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और म्यूजिक सिस्टम के। पीछे क्रूज कंट्रोल, यहाँ पर लाइट और इस तरफ आपको वाइपर के बटन्स दे रखे गए हैं और लाइट के बाकी बटन्स यहाँ साइड में दे रखे गए हैं। रियर सीट पे इंटीरियर बड़ा अच्छा है, आपको काफ़ी प्लस फील होगा। अंडर थाई सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा है और लेग रूम, नी रूम दोनों बहुत बेहतरीन। हेडरूम को लेकर भी कोई कंप्लेंट नहीं। आर्मरेस्ट मौजूद है 2 कप होल्डर्स के साथ में और रियर AC वेंट दे रखे गए। नीचे टाइप C के 2 USB पोर्ट भी मौजूद है। बस इस क्वाट्रो की वजह से जो फ्लोर हम्प आया है बीच वाले पैसेंजर्स के लिए उतना कंफर्टेबल नहीं होंगी ये सीटें, यानी पिछली सीट 2 के लिए बेस्ट और तीसरे के लिए एडजस्टमेंट। और अगर हम बात करें इसके स्पेशली सस्पेंशन ट्यूनिंग में, मुझे लगता है ये शायद बेस्ट ट्यूनिंग है जो कि एक SUV को अडॉप्ट करनी चाहिए। ये 2 लीटर TFSI इंजन आपको प्रोवाइड करता है 193 PS की पावर, 320 Nm टॉर्क के साथ और 0 to 100 केवल 7.3 सेकंड में टॉप स्पीड पहुंच जाती है 222 किलोमीटर पर आवर की। और यह है ऑल व्हील ड्राइव सेटअप के साथ भी आती है, यानी चलाने का मजा, थोड़ी बहुत ऑफरोडिंग भी कर लीजिए। देखिए, इंजन चलाने में अच्छा है, 2 लीटर का TFSI इंजन अच्छी परफॉर्मेंस भी प्रोवाइड करता है। हाँ, फ्यूल एफिशिएंसी के मामले में यह जरूर थोड़ा सा मात खा जाता है अपने कॉम्पिटिटर के मुकाबले। सिटी में यह आपको 7 to 9 किलोमीटर पर लीटर और हाईवे पे यह 12 किलोमीटर पर लीटर की फ्यूल एफिशिएंसी प्रोवाइड कर देता है। हाँ, अगर आप ऑफ रोडिंग करेंगे तो यह आपको 3 to 4 किलोमीटर पर लीटर की ही फ्यूल एफिशिएंसी दे सकती है। अगर आप ऑलराउंडर बाइक ढूंढ रहे हैं, जी हाँ, आज मैं लेके आया हूँ वैसी एक बाइक TVS Apache RTR 200 4V। जी हाँ,
अब ये 2025 वेरिएंट में मौजूद है, यानी कि एक अपडेट के साथ हमारे सामने आई है। तो बात करते हैं इसी वीडियो में कि क्या क्या अपडेट आए हैं। सबसे पहला अपडेट जो आपको देखने को मिलेगा ये गोल्डन अपसाइड डाउन फोक्स। जी हाँ, अब यहाँ पर आपको नॉर्मल वेरिएंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन में मिलते ही हैं, यहाँ पर आपको अब अपसाइड डाउन फोक्स भी दे दिए गए, जो कि इसका वेरिएंट भी अलग कर दिया गया है। अब इसमें एक चीज़ की कमी है, वो ये है कि यहाँ पर आपको इसमें प्री लोड एडजस्टमेंट नहीं मिलेगा, जो आपको लोअर वेरिएंट में देखने को मिलता है। तो डेफिनेटली दोनों ही ऑप्शन आपके पास मौजूद है। बाकी यहाँ पर आपको कलर स्कीम्स में आपको देखने को मिलेगा, जी हाँ, डिफरेंट कलर स्कीम दी गई है। थोड़ा सा यहाँ पर ग्लोसी ब्लैक फिनिश का इस्तेमाल करा गया, स्ट्राइप्स दी गई हैं और कलर भी ग्रे ऐसा रखा गया, और 2 डिफरेंट कलर आपको अलॉय व्हील्स में भी देखने को मिलेगा, जैसे रेड एंड ब्लैक पीछे की तरफ है। बाकी यहाँ पर आपको वही चीज़ें सब कंटिन्यू हो रही है। ग्लाइड मोड इसमें आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पर आपको कनेक्टेड टेक भी देखने को मिले स्क्रीन में। साथ में मोड भी दिए गए हैं, रेन, अर्बन, स्पोर्ट। रेन में पावर थोड़ी कम हो जाती है एंड अर्बन में और स्पोर्ट्स में पावर पूरी रहती है, जहाँ पर सिर्फ अर्बन में और स्पोर्ट में फ़र्क सिर्फ यही है कि ABS इंटरवेंशन में फ़र्क देखने को मिलेगा। साथ ही में यहाँ पर दोनों ही ये जो बार्स दी गई हैं, यानी कि लीवर्स दिए गए हैं, यहाँ पर आपको एडजस्टेबल देखने को मिलेंगे, 3 स्टेप एडजस्टेबल दोनों ही दिए गए हैं। बाकी लुक्स जो है काफ़ी अच्छा लग रहा है, कंफर्टेबल बाइक है ये। और हाँ, चलाने में अब ये जो USD फोक्स हैं ये कैसे हैं, मैं इसके बारे में बताऊं तो चलाने में ये बाइक बहुत अच्छी है अभी भी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसे ट्रैक पे चलाया हुआ है, तो मुझे USD फोक्स के बारे में भी मालूम है कि यहाँ पर ये एक्चुअल जो ड्राइवेबिलिटी में काफ़ी मदद करते हैं। आपकी जो फीडबैक होता है आपकी तरफ, जिस रोड का फीडबैक आता है, वो इसमें बेटर होता है और बेटर ऑब्जर्व करता है ये गड्ढे भी। तो जी हाँ, इसी की वजह से अपसाइड डाउन फोक्स थोड़ा सा यहाँ पर बेटर आपको हैंडलिंग प्रोवाइड करता है। बाकी इस बाइक के अंदर जो इंजन आ रहा है वही O3 यही C इंजन जो है वही कंटिन्यू हो रहा है, जो सुजुकी के साथ मिलकर TVS ने बनाया था, और पावर भी वही चीज़ प्रोड्यूस करके दे रहा है। साथ में इस इंजन की जो परफॉर्मेंस है वो भी काफ़ी अच्छी दी गई है, स्मूथ है इंजन, जो गियर शिफ्टिंग है वो भी काफ़ी स्मूथ रखी गई है। बाकी ब्रेकिंग परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी है, आपको प्रोग्रेसिव रखती है। थोड़ा सा यहाँ पर प्ले भी दिया गया ताकि जो नॉर्मल राइडर्स हैं उनके लिए भी ये चलाना आसान रहे। बाकी सस्पेंशन मैंने आपको बता दिए, सामने का थोड़ा कंफर्ट में रखा गया, पीछे का थोड़ा स्टिफर है, तो आपको हैंडलिंग में भी काफ़ी अच्छा फीडबैक देखने को मिलेगा। और हाँ, इसकी जो फ्यूल इकॉनमी है वो भी काफ़ी अच्छी रखी है, करीब 40+ की फ्यूल इकॉनमी अभी भी दे सकती है अगर आप इसे हाईवे ड्राइव पे लेके जाएंगे, जो कि इसकी लॉन्ग गियर रेशियोज़ की वजह से आपको मिलेगी। जी हाँ, ये इस बाइक की खासियत है। तो स्पोर्टीनेस भी है इस बाइक में, जो कि एक कंफर्ट भी है, दोनों ही चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, यानी कि एक परफेक्ट ऑलराउंडर है ये बाइक। TVS Apache RTR 200 भी अब भी वही चीज़ें कंटिन्यू हो रही हैं जो पहले थी, पावर भी, एक कंफर्ट भी, यानी कि एक पूरा ऑलराउंडर पैकेज यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको। पावर डिलीवरी में यहाँ पर आपको जो ग्लाइड मोड देखने को मिलता है, लो एंड में भी आपको ये कभी इशू नहीं देगी। अगर आप 3rd गियर में 20 की स्पीड से भी नीचे है ना, तो भी इस बाइक में कोई इशू नहीं आएगा। जी हाँ, तो ग्लाइड मोड में ये फ़ायदा होता है। उसके बाद यहाँ पर आपको अच्छा खासा रिस्पांस मिलता है, लो एंड से ही करीब 2000-2500 RPM से ही काफ़ी अच्छा पावर मिलना चालू हो जाता है, और पोस्ट 6000 RPM एक अच्छा खासा पुल देखने को मिलता है टिल 8000 RPM तक। तो यहाँ पर मैं पावर बैंड जो है ये काफ़ी अच्छा रखा गया। आई थिंक, मुझे नहीं लगता यहाँ पर पावर बैंड में कोई ऐसा इशू रखा गया है। अब भी मैं क्रूज़ कर रहा हूँ 90-95 की स्पीड में, यहाँ पर भी मुझे कोई ऐसा वाइब्रेशंस का या ज़्यादा जो है अनरिफाइनमेंट का कोई ऐसा चीज़ महसूस नहीं हो रही है। हैंडलिंग बहुत बेहतरीन है, मैं पहले से ही इसको काफ़ी एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, ट्रैक पे भी हर जगह, जो मुझे लगता है कि हैंडलिंग में कोई इशू नहीं है यहाँ पर, यहाँ ना ही सस्पेंशन पे। लेकिन एक पॉइंट है जो मैं मेंशन करना चाहूँगा कि ब्रेकिंग में हल्का सा यहाँ पर थोड़ा सा प्ले देखने को मिलता है, यानी कि हल्का सा यहाँ पर लंबा गैप दिया गया है एक्चुअल फीडबैक से। क्योंकि होता क्या है कि जनरली जो नॉर्मल आम लोग होते हैं जिन्हें ट्रैक पे नहीं जाना, उन्हें थोड़ा सा ऐसा ब्रेकिंग चाहिए कि अगर हल्की सी लगाए तो उनको महसूस हो कि कितनी उन्होंने ब्रेक लगाई है, कितना उन्होंने प्रेशर दिया है ब्रेक पे। बाकी यहाँ पर मैंने जैसे बताया, कंफर्ट के लिहाज से कोई इशू नहीं है, चाहे सीट्स हो इसकी, मैं लंबी लंबी दूरी तक इस पर आराम से क्रूज कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं आएगा, जैसे दिख रहा है मैं अभी भी कर रहा हूँ। 4 व्हीलर 2 व्हीलर के बाद अब 3 व्हीलर की, हाँ, TVS ने अपना किंग कार्गो दिया, लेकिन कैसा है बताते हैं प्रदीप आपके साथ। जी हाँ, ये है TVS की तरफ से किंग कार्गो HD EV। जी हाँ, ये EV के अंदर आपको एक
अच्छा खासा कमाई का साधन मिलने वाला है, जो कि 3 व्हीलर लोडर है। और आपको इसके अंदर ऐसे ऐसे फीचर देखने को मिलने वाले हैं। आई थिंक टीवीएस ने यहाँ पर बहुत अच्छा काम करा है इसको यहाँ पर उतारते हुए, और मार्केट भी हिलाने का पूरा इंतज़ाम कर दिया है। तो यहाँ पर आपको अच्छा खासा लुक देखने को मिलता है, यानी कि लुक के मामले में ये बहुत ही अच्छा है। खासकर अगर आप लाइट्स देखेंगे, आपको एलईडी लाइट्स देखने को मिल रही है, इंडिकेटर भी, एंड आपको नीचे आपको मेन हेडलैम्प यूनिट, एंड यहाँ पर आपको मडगार्ड कवर्ड भी दिया गया है। एंड नीचे जो है काफ़ी बड़े एंड वाइडर सेक्शन के टायर दिए गए, लेकिन सिंगल स्विंग आर्म यहाँ पर आपको शॉक ऑब्जर्वर दिया गया है। 130 सेक्शन के टायर भी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। और साथ ही में ये जो आपको आउटसाइड के रियर व्यू मिरर दिए गए हैं, यहाँ पर भी आपको काफ़ी अच्छा एडजस्टमेंट दी गई है। मैं जैसे बता रहा था ना इस गेट के बारे में, गेट में काफ़ी अच्छी यूनिक बातें ये हैं, इसको पूरा कार के तरीके से डिज़ाइन करा गया है। यहाँ पर आपको अलग से एक स्विच भी दिया गया है इसको लॉक करने के लिए, जो कि काफ़ी यूनिक है। इनफैक्ट जो पुराने ज़माने में गाड़ियों में आपको रोल डाउन विंडोज़ देखने को मिलती थी ना, यहाँ पर भी वही दी गई है। यहाँ पर आपको अपना ग्लव बॉक्स दिया गया है इस तरफ, जो कि आप लॉक कर सकते हैं, और अपना सामान रखने के लिए जगह यहाँ पर दी गई है, और स्पीकर तक यहाँ पर दिए गए हैं, उनकी जगह यहाँ पर बनाई गई है। एक यहाँ पर स्मार्ट एक्स कनेक्ट का भी आपको एक सिस्टम दिया गया है। अब यहाँ पर ना इसकी खासियत एक और आपको एड ऑन देखने को मिलेगी, खासकर इस कार्गो के बारे में। अब कार्गो है तो यहाँ पे बड़ा सा डेकलेन देखने को मिलता है, यानी कि 6.6 फीट का यहाँ पर डेकलेन देखने को मिल रहा है, और विड्थ में भी ये काफ़ी अच्छा लेंथ में दिया गया है। इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में अगर मैं बात करूँ, 28 डिग्री तक का इसका ग्रेडेशन लेवल है, यानी कि अगर आप इसे फ्लाईओवर पे चढ़ेंगे, पहाड़ों पे चढ़ाएंगे, तो भी यहाँ पर लोडिंग में भी ये काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे के जाएगी, क्योंकि यहाँ पे लोडिंग कैपेसिटी जो है इसकी करीब 1/2 टन रखेगी, यानी कि 500 किलो की इसकी लोडिंग कैपेसिटी है। टीवीएस किंग कार्गो एसडी के अंदर ना एक बहुत अच्छा स्पेशल टच आया, जो मैंने आपको अंदर बताया भी था, हाई लोड एंड जो कि लो लोड का। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो है मोटर लगी पड़ी है, ठीक है। ये मोटर के अंदर ना एक सेपरेट यहाँ पर गियर बॉक्स लगाया गया है, यानी कि एक छोटा सा मैकेनिकल लगाया गया सिस्टम, जहाँ पे 2 डिफरेंट गियर रेशियोज दिए गए हैं। वो काम क्या करते हैं, अगर आप हाई पे करेंगे, यहाँ पर मैकेनिकली हाई पे शिफ्ट करेगा मोटर को, तो हाई पे यहाँ पर इसकी जो ग्रेडिबिलिटी कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी, यानी कि जो चढ़ाई पे आपको जो एयरली टॉर्क चाहिए वो बेटर मिलेगा। और अगर आप एल पे लगाएंगे तो वहीं शिफ्ट करेगा ये मैकेनिकली, जहाँ पर इसकी टॉप स्पीड पे आपको अच्छा खासा बढ़ोतरी मिलेगी, यानी कि 60 की टॉप स्पीड वहां पर वे अचीव कर पाएगी। E20 फ्यूल को लेकर सब लोग परेशान हैं, मगर आप कैसे पहचाने आपकी कार में E20 फ्यूल पड़ना चाहिए या नहीं पड़ना चाहिए? बड़ा आसान तरीका है, कार गुरु टिप्स को सेव कर लो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, क्योंकि यहाँ पता चल जाएगा आपकी कार E20 रेडी है या नहीं। आइए आपको बताता हूँ एक सिंपल तरीका। कार के फ्यूल के पास जाइए, फ्यूल लिड ओपन कीजिए, और जैसे ही खोलते हैं आपको सब पता चल जाता है। नहीं, यहाँ फ्यूल नहीं भरने का, इस साइड आइए। यहाँ पैनल में कंपनी स्टिकर लगाकर आपको देती है, जिसमें ये लिखा होता है कि आपकी गाड़ी किस तरह के फ्यूल के लिए रेडी है। हाँ, जैसे इस गाड़ी में लिखा हुआ है E5, E10, E20, तीनों फ्यूल के लिए यह रेडी है, यानी इंडिया में मिलने वाले फ्यूल के लिए ये गाड़ी बिल्कुल फिट है। लेकिन आपकी कार, क्या पता उसमें E20 ना लिखा हो, इस बात पे ध्यान दीजिए। और साथ ही नीचे लिखा होता है कितने ऑक्टेन का फ्यूल इसके लिए बेहतर है। उस ऑक्टेन लेवल को भी एक ऊपर ही रहना चाहिए, नीचे नहीं जाइए। यहाँ पर लिखा है 95 ऑक्टेन, यानी आजकल के सभी फ्यूल जो E20 हैं वो सब 95 ऑक्टेन के अपने आप हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि एथेनॉल का ऑक्टेन वैल्यू 108.8 है, यानी जब भी वह पेट्रोल से मिक्स किया जाता है, पेट्रोल की भी ऑक्टेन लेवल बढ़ जाता है। यानी E20 इंजन नॉकिंग के लिए अच्छा है, लेकिन रबर पार्ट्स के लिए मैं बता चुका हूं, नहीं पता वीडियो क्लिक करके देख लीजिए। द कार गुरु शो के न्यूज़ सेक्शन में चलते हैं। पहली और बड़ी न्यूज़ आ रही है सिट्रोन की तरफ से। हाँ, ये थोड़ी शांत पड़ी थी कंपनी, थोड़ा उछल कर बाहर आ रही है, और ये ला रही है अपनी बसाल्ट का एक्स रेंज एडिशन। इसमें कुछ नए फीचर्स भी जुड़ गए हैं, पुश बटन स्टार्ट जैसे फीचर्स आ गए हैं, और 11,000 रुपीज़ देकर आप इसकी बुकिंग करा सकते हैं। तो क्या ये जो अपडेट आ रहे हैं, ये नए कलर्स, स्टाइलिश डिजाइनिंग और इन सब से कंपनी की सेल पर असर पड़ेगा? लिखिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ से, जो आ रही है Hyundai की तरफ से। Hyundai अपनी एक्स्टर, जो शायद मोस्ट एंटीसिपेटेड प्रोडक्ट रहा, मगर कुछ कमियों की वजह से यह उतना सक्सेस नहीं पा सका जैसे कि पंच को मिली।
हाँ, उसके इन्होंने एक प्रो पैक को लॉन्च किया है। देखने में स्टाइलिश लग रहा है, नए कलर टाइटन ग्रे के साथ आ रहा है और ये मैट कलर काफ़ी अच्छा लग रहा है। 7,98,390 रुपीज़ से इसकी कीमत स्टार्ट हो जाती है। और रियली जिन लोगों को एक फ्रेश लुक वाली एक्स्ट्रा चाहिए, वो कैमोफ्लेज नहीं, उनके लिए ये एक रियली अच्छा ऑप्शन है। अगली खबर आ रही है टाटा मोटर्स की तरफ से। यस, टाटा मोटर्स ग्लोबल होने जा रहा है। हाँ, पहले भी वह साउथ अफ्रीकन मार्केट में अपनी कारें बेचते रहे, मगर उन्होंने बीच में एग्जिट कर दिया। तो लोगों ने कहा टाटा कह दिया साउथ अफ्रीका को, मगर अब री एंट्री है और वेलकम किया है साउथ अफ्रीका ने। टाटा मोटर्स वहां पर अपनी 4 कारें लॉन्च कर रहा है। एक है टियागो, दूसरी है पंच, तीसरी है कर्व और चौथी है उनकी जानी पहचानी हाइयर। यानी इन 4 व्हीकल्स के साथ टाटा साउथ अफ्रीकन मार्केट में एंटर कर गया है। लेकिन वहां की सेल्स का क्या होगा, चलो अगले न्यूज में शायद हम उसे भी शामिल कर सकें। अगली खबर हाँ आ रही है मारुति की तरफ से। मारुति ने अपनी फ्रोंक्स के 5 लाख यूनिट मैन्युफैक्चर कर दिए हैं और इन्हें पिछले 28 महीनों में ही किया गया है। जबकि ताजुब की बात यह है कि इन 5 लाख यूनिट में से 1 लाख यूनिट यानी लगभग 20% एक्सपोर्ट की गई है इंडिया से बाहर। यानी मारुति इंडिया से बाहर भी बढ़िया एक्सपोर्ट का काम कर रही है, मगर फ्रोंक्स तभी तो इतनी बिक रही है। हाँ, बढ़े अगली खबर की तरफ। खबरें तो खत्म हो रही हैं, चलो बढ़ते अपने अगले सेक्शन की तरफ। कार्गो शो में आज हम एक्सरसाइज आपके साथ शो कर रहे हैं जो कि बहुत यूजफुल है उन सभी लोगों के लिए जो कि एक बाइक ऑन करते हैं या फिर एक 4 व्हीलर कार, क्योंकि हर गाड़ी को साफ चलाना हर एक को अच्छा लगता है और साफ करने के लिए, धोने के लिए, पोंछने के लिए एक एक्सरसाइज चाहिए। हाँ, माइक्रोफाइबर क्लॉथ। अरे नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दिखाता हूँ एक जादू की झप्पी। आ गया। हाँ, ये एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ फाइबर्स के साथ आने वाला ग्लोव्स है। यानी बढ़िया साबुन वाले पानी में डिप कीजिए और अच्छे से रब कीजिए कार को। इससे डस्ट, गंदगी इसी के भीतर आती है और कार पर स्क्रैच पड़ने से बच जाते हैं और काफ़ी आसान भी है। जब गंदा हो जाए धो डालिए, साफ। यानी एक ऐसी एक्सरसाइज जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, बहुत काम की है। मगर कीमत मुझे नहीं पता आपको कितने की मिलेगी, लेकिन अगर आप कहें तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या प्रोडक्ट्स में डाल दूंगा। इसकी कीमत लगभग 150 रुपये से लेकर 300 रुपये के बीच में हर साइट पे मिलती है। किसी भी साइट से आके खरीद लीजिए, किसी भी कलर का खरीद लीजिए, किसी भी कंपनी का खरीद लीजिए, कार्गो को कोई कमीशन नहीं देता। आपके सवाल कार्गो के जवाब। कार्गो शो के इस एपिसोड में पहला सवाल भेजा है डॉक्टर विशाल शर्मा ने। क्या जीएसटी रिडक्शन का इफेक्ट ऑटोमोबाइल पार्ट्स मैन्युफैक्चर पर भी होगा? इससे लॉन्ग टर्म में कार चीप होंगी? हाँ, मेरा मानना है इसका असर डेफिनेटली कारों की कीमत पर तो होगा। वो इकोनॉमिक हो जाएंगी, लोगों की परचेज कैपेसिटी इंक्रीज होगी और पार्ट्स भी सस्ते होंगे, क्योंकि अब केवल ये नहीं लग रहा है कि कारों की कीमतें कम होंगी, मुझे लगता है पार्ट्स भी कम कीमत में दिए जाएंगे। बढ़े अगले सवाल की तरफ। था 3 डोर अपडेट फेसलिफ्ट कब आएगा? मुझे सितंबर लास्ट अक्टूबर के फर्स्ट वीक में डिलीवरी लेनी है, क्या तब तक आ जाएगी? हाँ, मुझे लगता है तब तक शायद डिलीवरीज स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि 1 सितंबर को इसकी लॉन्चिंग का प्रोग्राम है और 2 को मैं इस गाड़ी को ड्राइव करने जा रहा हूँ। तभी मैं आपके साथ शेयर कर सकूंगा कि क्या क्या चेंजेस आए हैं नए था 3 डोर के साथ। बढ़े अगले सवाल की तरफ। मैं इलेक्ट्रिक कार खरीदने के बारे में सोच रहा हूँ, क्या जीएसटी रिफॉर्म का इसकी प्राइस पर असर पड़ेगा? बात समझिए, एक नॉर्मल पेट्रोल कार जो कि सब 4 मीटर होती है, उस पर 28 प्लस 1 और 3% सेस लगता है, जबकि एक बड़ी कार पर जैसे कि यह है, इस पर लगभग 28% प्लस 15% प्लस 3% हाँ टैक्स लगता है। ऐसे हालात में इसकी कीमत लगभग 43% बढ़ जाती है। वहीं इलेक्ट्रिक कारें तो जीएसटी के सबसे नीचे वाले स्लैब यानी 5% जीएसटी पर आती है, तो अब 5% से और कम होने की गुंजाइश ना के बराबर है। यानी इलेक्ट्रिक कारों पर कीमतें कम होने की अनुमान मेरा तो यह है कि शायद नहीं होंगी। अगला सवाल। मेरी कार की टैंक कैपेसिटी 37 लीटर की है, इसमें मैं 18.5 लीटर XP 100 और 18.5 लीटर स्टैंडर्ड पेट्रोल भरवा लूँ तो क्या यह तरीका सही है? बात मेरी समझिए, इस समय बिकने वाले हर फ्यूल में एथेनॉल की ब्लेंडिंग चल रही है। यानी अगर आप अपनी कार में दोनों मिक्स भी करते हैं तो भी कोई फायदा नहीं होने वाला। एक
ट्वीट में तो इंडियन ऑयल ने साफ साफ कह दिया है कि वह अपने 100 ऑक्टेन फ्यूल में भी एथेनॉल ब्लेंडिंग कर रहे हैं। तो फिर क्या फ़ायदा हुआ इतना महंगा फ्यूल डलवाने का जब ब्लेंडिंग उसमें भी है? तो भाई साहब मेरे हिसाब से पैसे मत बर्बाद करो, जो मिल रहा है वही डलवा लो। शो खत्म करने का मन तो नहीं करता, लेकिन जरूरी था इसे एक समय तो टाटा बाय बाय कहना। उससे पहले हाँ, वीडियो को लाइक कर दिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, और हम लोगों की मेहनत को प्लीज़ एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखते रहिए आस्क कार गुरु शो।